हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। अगर आप इस बार बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, क्लास 10th 12th की परीक्षा देने वाले हैं, 11th की परीक्षा देने वाले हैं, तो सबसे पहले तो जल्दी से आप हमारे ड्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबा के, क्योंकि आज हम क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो क्या है जी? वो है क्लास 10th फिजिक्स प्रकाश का अपवर्तन और प्रावर्तन के टॉप मोस्ट वीबीआई 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पिछले 10 वर्षों में बोर्ड की परीक्षा में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। अगर आप इस बार 10th का पेपर देने वाले हैं तो ड्रीम क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और ये वीडियो क्लास 10th के सभी बच्चों के लिए मोस्ट वीबीआई है जी। सोचो, पूरा अपवर्तन और प्रावर्तन पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, और बहुत स्पीड में हम आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। एक पेन और पेपर लेके बैठिए, चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक का बटन दबाइए, शेयर करिए और ड्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीज़ें डाली हुई है। ड्रीम क्लासेस का लर्निंग ऐप है। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो, मैं आपको वीडियो में बीच बीच पर बताते रहूँगा। पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर सवाल है कि प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए क्या होगा राइट आंसर। मैं फटाफट मारूंगा आंसर, फटाफट आप नोट करते चलना, ठीक है। चलिए, प्रकाश की जो किरण है वो सीधी रेखा में गमन करती है। बच्चों जल्दी से नोट कर लिया आपने, जल्दी से पेपर और पेन लेके बैठो जी। प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर था और आंसर क्या हो गया? सीधी रेखा में। बहुत सारे बच्चे एक्टिव हो जाए जल्दी जल्दी हमारे साथ। दूसरा सवाल, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। 4 विकल्प स्क्रीन के ऊपर फिर से रखा गया है जी। बताएं जल्दी क्या होगा राइट आंसर। प्रकाश का वेग मिनिमम न्यूनतम कहाँ होगा? निर्वात में, जल में, वायु में या कांच में। दूसरा सवाल, सबको पता है कि प्रकाश का वेग जो होता है वो अधिकतम होता है निर्वात में, लेकिन प्रश्न हमने पूछ दिया कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कांच में प्रकाश का वेग न्यूनतम होगा। नोट करिए फटाफट अपनी कॉपी में। ये मोस्ट बीबीआई पिछले 10 वर्षों में पूछे गए ऑब्जेक्टिव है, इग्नोर नहीं करने का, बिल्कुल नोट करने का कॉपी में। और इस बार भी उम्मीद रख के चलिए कि यही सब ऑब्जेक्टिव आपका 10th के बोर्ड में पूछेगा। इसके लिए ड्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब करना है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ड्रीम क्लासेस का लर्निंग ऐप है, उस ऐप के थ्रू आपको जुड़ना है। और अगर आपको ड्रीम क्लासेस का नोट चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको वीडियो के पहले दिख गया होगा स्क्रीन पे, वहाँ कांटेक्ट करिए, व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए। व्हाट्सअप करिए, बोलिए सर हमें नोट्स का डेमो दिखाइए, हमें डेमो चाहिए। बिल्कुल आपको हमारी टीम डेमो दिखाएगी, और अगर आपको चाहिए तभी बात करेंगे, वरना टाटा राम राम बाय बाय। चलिए, तीसरा सवाल, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा दर्पण रहेगा जी? जो जो कार चलाता है, मोटर गाड़ी चलाता है, उसके जो चालक के सामने जो लगा रहता है वो दर्पण कौन सा होता है? समतल, उत्तल, अवतल या उत्तल लेंस? लेकिन बात तो यहाँ दर्पण की हो रही है, लेंस तो गोली मारो। क्वेश्चन नंबर तीसरा, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। बताएं क्या होगा राइट आंसर। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, सबको पता है कि उत्तल दर्पण रहेगा जी सामने में लगा। कौन सा? मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा हुआ होता है वो होता है बिल्कुल उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण। 3 का बी हो गया राइट आंसर, 3 का बी हो गया। चौथा सवाल कि मोटर कार के हेडलाइट में, जी वो था आगे के लिए, ये है हेडलाइट में किसका प्रयोग करते हैं? समतल, उत्तल, अवतल या उत्तल लेंस? 4 विकल्प जल्दी बताइए, आपके स्क्रीन के ऊपर है जी। चौथा सवाल, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग करेंगे? क्वेश्चन नंबर चौथा। चलिए, इस ऐसे कंडीशन में हेडलाइट के रूप में आपको प्रयोग करना है अवतल दर्पण। नोट कर लिया आपने? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का होता है। पांचवा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर कि समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब जो होता है। जो बच्चा 10th में है और इस वीडियो को नहीं देखा, उसने अपवर्तन और प्रावर्तन पूरी 60 ऑब्जेक्टिव की ये वीडियो है, वो बच्चा पछताएगा, याद रखना। यानी इस आपका कर्तव्य है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दो, उनका भी भला हो जाएगा, आपका तो हो ही गया क्योंकि आपने देख लिया है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, ठीक है। मैं कुछ टिप्स भी दूंगा इस वीडियो के लास्ट में, कैसे 80-90% बोर्ड में लाया जाता है जी। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है, देखिए बच्चा बाड़ी, समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होगा? समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है जी। नोट करो, समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है? काल्पनिक होता है। 5 का बी राइट आंसर।
चलो छठा सवाल, लेंस की क्षमता का SI मात्रक, पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, सबको पता है कि सर जी लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होगा। 6 का ए राइट आंसर। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है। 6 का ए राइट आंसर। क्लियर है, पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, पूछना क्या है तो सबको पता है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है। सातवां सवाल कि प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहेंगे जी। प्रकाश की किरणों के पथ को दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज या इनमें सभी। 4 विकल्प। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या क्या कहा जाता है। 7वां क्वेश्चन। चलिए, सबको पता है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है किरण आरेख। 7 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा जी। चलो नोट करो फटाफट। मज़ा आ रहा है, एक बार लाइक का बटन दबा दो। मैं लाइक से पता चल जाएगा मुझे कि कितना बच्चों को मज़ा आ रहा है। लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करना। जो बच्चा इस वीडियो से प्रभावित है, खुश है हमारे इस काम से कि भाई राहुल सर ने प्रावर्तन और अपवर्तन की पूरी एक ही वीडियो लगा दी, वो भी 60 ऑब्जेक्टिव का, वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेगा। लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर बताओ जी, कितना सेंटीमीटर होगा। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है कितना डायोप्टर, सॉरी कितना सेंटीमीटर, फोकस सेंटीमीटर में होगा जी। चलिए बताइए, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर जो होता है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, 50 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर जो होता है वो 50 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 राइट आंसर डी हो गया। चलिए नोट करते चलिए कॉपी में। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर अगर 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता क्या होगी, जल्दी बताइएगा। यदि उत्तल लेंस का फोकसांतर जो है वो 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितने डायोप्टर होगी। ये सभी कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, इसको बनाना पड़ेगा, लेकिन अभी ये डिस्प्ले पर सिर्फ क्वेश्चन है तो कुछ ज़्यादा न्यूमेरिकल की क्वेश्चन नहीं आएगी। 60 में मान लो 8-10 क्वेश्चन अगर आप, यानी मोटा मोटी यहाँ से 50-55 क्वेश्चन आपको वन लाइनर रहेगा जी, वन लाइन में आंसर देना है। चलिए बिना न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर जो है अगर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता +2 डायोप्टर होगी जी। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर अगर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता +2 डायोप्टर होगी। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर डी हो गया। 10वां सवाल कि प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्ति या प्रकीर्णन। 4 विकल्प, जल्दी जल्दी आंसर दो। सबको पता है कि प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। कॉपी पेपर में नोट करो जी, कॉपी पेन लेकर जल्दी नोट करो कि प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहा था। बहुत बढ़िया सवाल, ये आपके स्क्रीन के ऊपर था, ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल। अगला सवाल करें हम, आपके स्क्रीन के ऊपर है। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, ऋणात्मक धनात्मक दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। 11वां सवाल, उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक धनात्मक दोनों या इनमें से कोई नहीं। चलिए 11 का राइट आंसर बी होगा। उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वो कैसी होती है बच्चों, उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वो आपका धनात्मक होगा जी। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, धनात्मक होगा। 11 का बी राइट आंसर। 12वां क्वेश्चन, अवतल लेंस की क्षमता, सिंपल सी बात है कि वो धनात्मक हुआ तो ये ऋणात्मक, ये 12 का बी हुआ था ना धनात्मक, तो ये क्या हो जाएगा जी, अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है, क्योंकि जो दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होता है तो ये क्या कहेंगे, ऋणात्मक कहेंगे। 12 का एक धनात्मक हो गया, उत्तल लेंस धनात्मक हो गया, अवतल लेंस क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। क्लियर है, दोनों तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव, ठीक है, कभी भी दोनों नहीं हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव। चलो क्वेश्चन नंबर 13, उत्तल लेंस को कैसा कहेंगे, उत्तल लेंस को क्या कहेंगे, जल्दी बताइए। ठीक है, एक होता है अभिसारी जो फैला देता है, एक अपसारी जो एक एक पर आके अटक जाता है। द्वि उत्तल और इनमें से कोई नहीं। सबको पता है कि उत्तल लेंस को जो है वो अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी। देख लो आ गया जी, अवतल लेंस को क्या कहेंगे, अवतल लेंस को कहेंगे एकदम पूरा निचोड़ है, पूरा निचोड़ है अपसारी लेंस। और याद रखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन से अगर एक भी ऑब्जेक्टिव छूट जाए ना तो मुझे एक बार कमेंट करके बोल देना कि सर आपने बताया फिर भी ऑब्जेक्टिव छूट गया। ठीक है, 15वां सवाल, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, जल, कांच या प्लास्टिक या मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 15, 4 विकल्प। सबको पता है कि मिट्टी का क्या काम है, सबको पता है मिट्टी का क्या कौन सा काम है लेंस बनाने के लिए। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। ऑब्वियसली जल का प्रयोग होगा, कांच का होगा, प्लास्टिक होगा, मिट्टी की कोई आवश्यकता नहीं है। 15 का डी राइट आंसर होगा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं। 16वां सवाल, किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है। किस दर्पण में, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा, समतल, उत्तल, अवतल या कोई नहीं।
16वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। सबको पता है कि आभासी और छोटा जो होता है वो उत्तल लेंस में, सॉरी, उत्तल दर्पण में होता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? 16 का राइट आंसर, 20 द राइट आंसर, उत्तल दर्पण के द्वारा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब। ठीक है जी। जिन बच्चों को ड्रीम क्लासेस के थ्रू है पूरा कंप्लीट नोट्स चाहिए वो यहाँ पे संपर्क कर लीजिएगा एक बार, ठीक है, कॉल कर लीजिएगा, नहीं तो व्हाट्सअप पे डेमो मंगवा लीजिए ना सर, हमें डेमो भेज दीजिए, हमें व्हाट्सअप पर नोट्स लेना है। 6200733858। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 17, 17वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब, सिंपल सी बात है, वो उत्तल हुआ था तो ये क्या होगा जी, ये अवतल होगा। छोटा प्रतिबिंब के लिए उत्तल दर्पण मारेंगे, छोटा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण, वस्तु से बड़ा अवतल। एक बार हमारे साथ बोलेंगे, वस्तु से छोटा, बोलिए, उत्तल, वस्तु से बड़ा अवतल, वस्तु से छोटा उत्तल, वस्तु से बड़ा अवतल। चलो 17 क्वेश्चन हो गया। 18वां क्वेश्चन, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है? सबको पता है, जल्दी बताइए। प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम है, सबको पता है, एक लाइन में, ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, साइन आई साइन आर, जो सब जो भी है सारे रूल आपने पढ़े होंगे। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, नहीं, एक ही बिंदु पर आकर टकराने के बाद जो है वो मुड़ जाती है, ये सारे नियम आपने पढ़े होंगे प्रकाश के आवर्तन और प्रवर्तन में। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती तो मुड़ जाती है। बताओ जी फटाफट, हवा से कांच यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में, सिंपल सी बात है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करेगी यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि ऐसे कंडीशन में वो अभिलंब के निकट चली जाती है। ये जो आपका अभिलंब है ना, ऐसे कंडीशन में ऐसे मुड़ जाएगी जी। पॉइंट टू बी नोटेड, एकदम क्लियर। ये मान लो आपका अभिलंब है, तो प्रकाश की किरण मान लो ऐसे आ रही है, तो ये सीधे ऐसे ना जाकर ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। क्लियर है? यानी आंसर क्या करेंगे, अभिलंब के निकट चली जाती है। 19 में सघन माध्यम से विरल माध्यम में, अगर वो विरल माध्यम में होता, मान लो ये विरल माध्यम है, तो ऐसे आने के बाद ये ऐसे ना जाकर अभिलंब से दूर भागेगा ये, ठीक है। ये चीज़ें मैंने क्लियरली आपको बताया भी था फिजिक्स में। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 का हो गया, अभिलंब के निकट आएगी जी। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल, अवतल, समतल या अवतल दर्पण। बताओ चारों में से क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 20, 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक जो होता है वो कैसा होता है? चलो जी, फोटोग्राफी कैमरा का जो होता है वो उत्तल लेंस होता है। नोट कर लो अपनी कॉपी में, फोटोग्राफी कैमरा का जो होता है वो कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। विदृश्यक जो होता है वो उत्तल लेंस होता है। क्वेश्चन बी का राइट आंसर ये होगा। चलो 21वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, साइट मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल, अवतल, समतल जो भी है, दर्पण, लेंस जो भी है। 21 नंबर क्वेश्चन, 4 विकल्प। साइट मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, देखो जी, साइट मिरर में हम प्रयोग करेंगे उत्तल दर्पण का। साइट मिरर में किसका प्रयोग करते हैं? साइट मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण का। नोट कर लो कॉपी में फटाफट, रुको नहीं। 21 क्वेश्चन हो गया, साइट मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण का। 22वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? फटाफट बताओ जी, फटाफट बताओ। 22 नंबर क्वेश्चन, सबको पता है कि एफ बराबर, सॉरी, सबको पता है कि एफ बराबर जो होता है वो r/2 है, ठीक है। तो ये फोकस कर रहा है 10 सेंटीमीटर है, देखो ऐसे लिखो, सबको पता है कि एफ बराबर जो होता है वो r/2 होता है, नहीं, और फोकस दूरी आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर बराबर r/2। ये इधर चला जाएगा तो r बराबर जो हो जाएगा वो कितना सेंटीमीटर होगा? 20 सेंटीमीटर होगा। 22 का बी राइट आंसर। क्लियर हो गया? क्योंकि फोकस दूरी यफ दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर, ये आपको 10 दिया हुआ है, तो आर तो इधर जाएगा तो गुना होगा ना, 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। क्लियर बात है? 22 का बी आंसर हो गया। 23वें नंबर क्वेश्चन की ओर कि 23वां नंबर क्वेश्चन कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 23, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बताइए राइट आंसर क्या होगा? सबको पता है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को कोण को जो कहा जाता है वो निर्गत कोण कहा जाता है। नोट करिए अपनी कॉपी में, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत कोण। चलिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 24, 4 विकल्प स्क्रीन के ऊपर है। देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है, किसका उपयोग होता है? सबको पता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, 4 विकल्प और 8 आंसर जो हो गया वो आपका डी हो गया। 25वां सवाल
कि किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ये बनता है लिखिएगा जी, ये क्या होता है? ये बनता है, बताएंगे किस प्रतिबिंब के द्वारा, सॉरी किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 25, राइट आंसर जो होगा बच्चा पार्टी वो होगा अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। 25 का बी, ठीक है, 25 का बी राइट आंसर हो गया, अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। छठा, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, क्या होता है जी? बताओ 26 का राइट आंसर क्या होगा? सबको पता है, ये परावर्तन के नियम से बताना है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होगा 26 का बी, परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर है। ठीक है, ठीक है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 26। 27वां सवाल, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, सीधा उल्टा दोनों या छोटा, सॉरी कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है? चलिए, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा होता है। नोट करिए कॉपी में फटाफट, इतने कम टाइम में इतने सारे क्वेश्चन कोई नहीं कर पाएगा, आपको इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ मैं आपको। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा होता है, क्लियर हो गया। और हमारी टीम बहुत बढ़िया नोट्स देती है बच्चों को, हैंड रिटन, बुक सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट, लॉन्ग, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में हेल्पलाइन नंबर दिया है, एक बार संपर्क करिएगा, व्हाट्सअप करके डेमो तो मांग के देखिए, फिर देखिए बहुत मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब नोट्स, हैंड रिटन नोट्स हम अपने हाथों से खुद लिखते हैं, और ये नोट्स आपके बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत मददगार साबित होगा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2, 1, 3, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 28, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर है, चलिए टिक लगाएं। तो 28 का राइट आंसर होगा कि लेंस में 2 होता है जी। लेंस में मुख्य फोकस उत्तल अपतल जो भी है, तो आंसर क्या अपना होगा? सॉरी 28 का आंसर होगा बी, सॉरी 28 का आंसर ये होगा, दो मुख्य फोकस होंगे जी। चलिए 29वां सवाल, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह कैसा होता है? सर्च लाइट का जो प्रवर्तक सतह होता है वो कैसा होता है? उत्तल अपतल समतल, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29, 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर है। तो सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो अवतल होता है जी। सर्च लाइट का परावर्तक सतह, अपनी पेन और पेपर लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए 60 के 60 क्वेश्चन। सर्च लाइट में जो परावर्तक सतह होता है वो 29 का जो राइट आंसर हो गया वो बी हो गया। 30वां सवाल, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण? बड़ा बेहतरीन सवाल, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, दाढ़ी बनाने में कौन सा? सबको पता है, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का, ठीक है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है जी दाढ़ी बनाने में कौन सा? अवतल दर्पण। 31वां सवाल, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसे लेंस की फोकस दूरी कितने सेंटीमीटर होगी? एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो फोकस दूरी बताओ जी। क्वेश्चन नंबर 31, चलो फोकस दूरी जो है वो 100 सेंटीमीटर होती है, P बराबर 1/f, ठीक है, P बराबर 1/f, ठीक है, क्लियर है। चलो, और सेंटीमीटर में उसको करेंगे तो 100 सेंटीमीटर। एक लेंस की क्षमता जो है वह 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी जो है वो 100 सेंटीमीटर होगी, वो भी प्लस में। 31 का क्या हो गया राइट आंसर? 31 का सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 32 की ओर अगर हम चलें कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः दोनों क्या होंगे? क्वेश्चन नंबर 32, 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर। तो ऐसे कंडीशन में कि जब किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरियां जो है दोनों -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस जो है ना वो दोनों अवतल कहलाएगा। क्लियर, नोट करिए अपनी कॉपी में कि ऐसे कंडीशन में दर्पण तथा लेंस दोनों जो है संभवतः अवतल ही होते हैं। तो 32 का राइट आंसर हो गया ए। 33 की ओर आगे बढ़ते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के, लीजिए भाई ये तो बड़ा आसान सवाल फिर से पूछ दिया गया, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? चलिए एक लाइन में आंसर मारेंगे भाई, 2 नियम है, ठीक है। 33 का कितना? 33 का बी। 34वां सवाल, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान, बड़ा आसान क्वेश्चन है, साइन आई बटे साइन आर, नहीं साइन आई बटे साइन आर। क्वेश्चन नंबर 34 राइट आंसर 1 सेकेंड में मारेंगे कि सर जी ऐसे कंडीशन में अपवर्तनांक जो होता है वो होता है साइन आई बटे साइन आर। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 34 हो गया। एक उत्तल लेंस होता है कैसा? सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारा मोटा होता है, किनारों की अपेक्षा, ये तो आपने पढ़ा ही होगा
कि ये उत्तल होता है और ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स आपने पढ़ा होगा। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है 35 में दिख रहा है कि किनारों की अपेक्षा जो है वो बीच वाला मोटा होता है। ये दिख रहा है ना, ये उत्तल है, ये अवतल है जी। ठीक है, तो क्लियरली क्या हो गया कि एक उत्तल लेंस जो है वो किनारों की अपेक्षा बीच वाला मोटा होता है। ठीक है, चलो अगला सवाल। अवतल लेंस की आवर्धन m बराबर बताओ। ये इतना देखने के बाद लग रहा है कि आपको प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन में कोई दिक्कत होगा इन फ्यूचर कभी भी। चलो, एक अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या फॉर्मूला होगा जी। m बराबर फॉर्मूला होगा 36 का राइट आंसर होगा d/v/u। ठीक है, 36 का राइट आंसर क्या होगा, d हो गया। और अगले सवाल की ओर आते हैं। 37 क्वेश्चन नंबर के गोलीय दर्पण में फोकसांतर तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताओ, फटाफट बताओ। ये पढ़ाया गया टॉपिक है जी। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध सबको पता है कि फोकस जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की दुगनी होती है नहीं। ठीक है ना जी। सॉरी, ये फॉर्मूला क्या होगा, मैंने गलत बोल दिया। R बराबर होगा 2F। ठीक है, कि वक्रता त्रिज्या की, सॉरी फोकस की दुगनी जो है वो वक्रता त्रिज्या हो गया, R बराबर 2। चलो, तो क्वेश्चन 37 का क्या आंसर मारेंगे, ए मारेंगे, 37 का ए। ठीक है, चलो 38 नंबर क्वेश्चन। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है कौन सा दर्पण, कौन सा लेंस, जल्दी बताओ। सोलर कुकर में कौन सा, 38 फटाफट बताओ ना, रुकना नहीं है। सबको पता है कि अवतल का प्रयोग होगा जी ऐसे कंडीशन में। किसका होगा, अवतल का होगा। किसका होगा, सोलर में अवतल। नोट कर लो, अवतल एक लाइन में। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है बताओ। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, 39 बताओ क्या होगा राइट आंसर। चलिए, 39 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, वास्तविक और उल्टा। कैसा, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। सवाल कह रहा है कि उत्तल लेंस में जब बिंब जो है F और 2F के बीच रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब कैसा होगा। एक पेज करके इस तरह से पहले हम लोग को पढ़ाया जाता था कि कॉपी को ऐसे रख देंगे, ये बीच वाला पेज होगा, पेज नंबर 1 हो गया, पेज नंबर 2 हो गया, ऐसे करके बताया जाता था। लेकिन अभी ये स्क्रीन पे हम बता नहीं सकते थे। जब पैनल पर आएंगे तो हम इस चीज़ को अच्छे से बना देंगे। फिलहाल आप आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा। 39 हो गया, 40। उत्तल लेंस में जब बिंब जो है F और 2F के बीच रखा जाता है तो 40 नंबर का जो राइट आंसर होगा 40 है ना जी। 40 का राइट आंसर कि ऐसे कंडीशन में बना प्रतिबिंब जो है वो बड़ा और वास्तविक होता है। लिख लो अपनी कॉपी में, जब उत्तल लेंस में जब बिंब जो है F और 2F के बीच रखता है तो बना प्रतिबिंब बड़ा और वास्तविक होता है। 40 का राइट आंसर ये होगा। 41 नंबर क्वेश्चन। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 41, रुकिएगा मत। सबको पता है कि गोलीय लेंस कहा जाता है। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को गोलीय लेंस कहा जाता है। 41 का राइट आंसर सी होगा। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को गोलीय लेंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 42 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 राइट आंसर फटाक से बट्टी मारेंगे कि उत्तल दर्पण कहलाएगा जी। 42 का राइट आंसर सी इज द राइट आंसर, उत्तल दर्पण कहलाएगा। लिख लो अपनी कॉपी में, नोट कर लो। और ड्रीम क्लासेस का नोट्स जरूर खरीदना बच्चों, जरूर परचेज करना। एक बेहतरीन नोट्स हम देते हैं ड्रीम क्लासेस के थ्रू, और इसके लिए मैं ऑलरेडी हेल्पलाइन नंबर दे चुका हूँ। एक बार फिर से मैं आपको 6200733858 ये हेल्पलाइन नंबर, एक बार कांटेक्ट करिए, इस पर व्हाट्सअप करिए कि सर हमारे नोट्स परचेज करना है, 10th का, 11th का, 12th का, किसी का भी चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं, सारा अवेलेबल है। अगर आप CBSE से पढ़ रहे हैं तब भी नोट्स के लिए बिल्कुल संपर्क करिए। 43, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है। 43 गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है। तो 43 का राइट आंसर जो होगा वो ध्रुव का आ जाता है जी, पोल। 43 का राइट आंसर ध्रुव हो गया। 43 का राइट आंसर क्या हो गया, ध्रुव हो गया। और 44 पे आते हैं फटाक से वर कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 44, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक जो होता है वो होता है मात्रक विहीन। 44 का राइट आंसर डी हो गया, मात्रक विहीन। और 45 नंबर क्वेश्चन कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन,
मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बताओ। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 45। प्रकाशित केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, सॉरी, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। नोट करते जाओ, फटाफट नोट करते चलाओ, एक सेकंड के लिए भी बिल्कुल नहीं रुकना है जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर रख रहे हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? बहुत बढ़िया सवाल आपने स्क्रीन के ऊपर हमने रखा है। 46 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल। तो ऐसे कंडीशन में कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय हम जो लेंस पसंद करेंगे वो पसंद करेंगे 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, क्योंकि निकट उत्तल लेंस और अपतल लेंस का आपने यूज अच्छे ढंग से पढ़ा होगा कि कौन सी नज़दीक के लिए बढ़िया है, कौन सा दूर के लिए बढ़िया है, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती। दीर्घ दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती है, निकट वाली स्पष्ट। मुझे बचपन में हमेशा अपोजिट लगता था कि निकट दृष्टि दोष हुआ यानी निकट वाला साफ नहीं दिखेगा। जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे लगा कि भाई निकट वाले में तो निकट ही दिख जाता है, दूर वाला ही नहीं दिखता है। कौन सा दर्पण सूत्र है जल्दी बताओ? 47, बहुत अच्छा सवाल है। चलो 47 ए इज़ द राइट आंसर। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ठीक है। जैसे आपको सही लगे, कोई दिक्कत नहीं है। 47 का राइट आंसर ए होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या को, सॉरी, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? CPOF, जल्दी बताओ। गोलीय दर्पण का जो वक्रता केंद्र है उसको बताओ। वक्रता केंद्र, ध्यान से सुनना, वक्रता केंद्र सबको पता है कि केंद्र को जो है वो सी से सूचित करेंगे। 48 का राइट आंसर हो गया ए। 48 का राइट आंसर हो गया ए, जिसको हम सूचित करेंगे सी से। चलो 49, निर्वात में प्रकाश की चाल। ये छाल नहीं है जी, प्रकाश की चाल बताना आप, ठीक है। ये छाल नहीं है, प्रकाश की चाल बतानी है आपको, स्पीड बतानी है। निर्वात में प्रकाश की चाल। 49 नंबर क्वेश्चन, 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर है। सबको पता है कि 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है प्रकाश की चाल, ठीक है। 50, क्वेश्चन नंबर 50 के दंत विशेषज्ञ मरीज को के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग, मतलब डॉक्टर जो है वो आपके दांत को देखना चाहे तो कौन सा दर्पण यूज करेगा? फटाक से बताओ सर। अपतल दर्पण करेगा। चाहे हमें दाढ़ी बनाना हो या दांत दिखवानी हो, इन सबों के लिए अपतल दर्पण ही बेस्ट है। दाढ़ी बनवाने के लिए, दांत को देखने के लिए कौन सा दर्पण? अपतल दर्पण। चलो 51, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? कम, ज़्यादा, संतुलित, सभी। क्वेश्चन नंबर 51, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता बच्चा बाड़ी कम होता है। नोट करिएगा, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता जो होती है वो कम होती है। फटाफट नोट करो, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है। मोटे लेंस की सिंपल सी बात है, वो कम हो गया तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल अधिक हो जाएगा। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होती है। और फटाफट आगे बढ़ते हैं कि अपतल लेंस के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 53, 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर है और मैं एक लाइन में आंसर मानूंगा कि ये आभासी और सीधा होगा जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 की अपतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब का जो बिंब का जो प्रतिबिंब होगा उसकी प्रकृति जो होती है वह आभासी और सीधी होगी या सीधा होगा, जो भी कर लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 कि उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रकृति, ये देखो करके देखना होगा, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। डायरेक्टली मैं टिक लगा दूंगा तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, आभासी और सीधा, ठीक है। 54 का भी बी होगा राइट आंसर, लेकिन ये चीज़ आपको करना होगा। मैंने बोला ना, पेपर लेकर, कॉपी लेकर, चारों को एक एक अक्ष लिख दो, ऐसे करके मैं बताऊंगा जब लाइव आऊँगा तो पैनल के ऊपर, क्योंकि ये पेज पे मैं कर नहीं सकता हूँ इस चीज़ को। अपतल दर्पण के मुख्य फोकस, अपतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी? फटाफट मैं बस आंसर लगा देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ हम कर नहीं सकते डायरेक्टली ऐसे स्क्रीन पे। तो 55 का राइट होगा अनंत पर जी। अपतल दर्पण के मुख्य, यफ जो होगा वो अनंत पर जाएगा। अपतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का जो प्रतिबिंब जो होगा उसकी स्थिति अनंत पर होगी। 55 का राइट आंसर सी हो गया। चलो 56 नंबर क्वेश्चन कि उत्तल लेंस, ये सारे एक ही टाइप के क्वेश्चन है, डोंट वरी, मैं फटाफट टिक लगा के आगे बढ़ता हूँ। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी? आपको पता है, मैंने अभी अभी बोला कि अगर फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब अनंत पर बढ़ेगा, फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब अनंत पर। नोट कर लो इस चीज़ को अपनी कॉपी में, अगर फोकस पर वस्तु होगा तो प्रतिबिंब अनंत पर, ठीक है। अपतल दर्पण के मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी? अब ये अपतल वाला आ गया जी। 57, अपतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी 57 का राइट आंसर होगा। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर।
प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच होता है इसका राइट आंसर। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन कि अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो 58 का राइट आंसर जो होगा वो होगा फोकस पर। मैंने पहले बोला कि जो फोकस पर होगा वो अनंत पर जाएगा, जो अनंत पर है वो फोकस पे आएगा। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति, क्वेश्चन नंबर 59। आपको पहले ही मैंने बोला कि कहाँ पे जाएगा, अगर आप अनंत पर रखिएगा तो फोकस पे जाएगा। और 60वां सवाल, और ये आज का आखिरी सवाल, कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात कहाँ जाती है? बताओ जी। बहुत बढ़िया सवाल, मोस्ट वीवीआई, ये आखिरी सवाल है आज की इस वीडियो का। हमें पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दोगे आप, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। सबको पता है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने के बाद प्रकाश की जो किरणें हैं वो अपवर्तन के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ये आपका है राइट आंसर। ठीक है, मैंने हेल्पलाइन नंबर वीडियो के बीच में काफ़ी बार दे दिया है। आप ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। और बेहतरीन पढ़ाई, अगर आपको 10th 11th 12th की पूरी क्लास करनी हो तो आप ड्रीम क्लासेस के साथ एक बार जरूर जुड़िएगा, चाहे वो हिंदी माध्यम हो या अंग्रेजी माध्यम हो या बच्चा सीबीएसई से पढ़ रहा है, एक बार संपर्क जरूर करिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पर रहने देते हैं। आई होप कि आपको ये 60 ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे लगेंगे। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, लाइव चैट में नहीं, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ओके डियर स्टूडेंट।